नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अंकित त्यागी। इस वक्त शाम के 4 बज गए हैं। आप एनडीटीवी इंडिया के साथ हैं। सुप्रीम कोर्ट के एक अहम फैसले की, सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान पीठ ने एक मत से ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। 5 जजों की पीठ ने समलैंगिक शादी को मान्यता जो है वो नहीं दी है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकों को बच्चा गोद लेने का अधिकार भी नहीं दिया है। इस पर 3-2 से फैसला हुआ है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि समलैंगिकों के अधिकारों की पहचान के लिए एक कमेटी जरूर बने और उन्हें कुछ कानूनी अधिकार और सामाजिक सुरक्षा का लाभ सरकार दे। समलैंगिक शादी को मान्यता नहीं दी है सुप्रीम कोर्ट ने। इस पर क्या क्या बड़ी बातें कही गई, जरा वो आपको बता देते हैं। सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने इस जो पूरी बेंच थी उनकी अध्यक्षता में थी। उनके साथ साथ जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट, जस्टिस सीमा कोहली, जस्टिस पीएस नरसिम्हा इस बेंच में शामिल थे। बच्चा गोद नहीं ले सकते, इस फैसले को संविधान पीठ ने 3-2 से इस पर जो है वो अपना फैसला दिया। 3 जज जो थे वो इसके समर्थन में थे, 2 इसके समर्थन में नहीं थे। गोद नहीं ले सकते वाला जो पूरा एक मुद्दा था उस पर जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस हिमा कोहली, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस नरसिम्हन, जिस तरीके से इन्होंने फैसला लिया वो आपको इस वक्त दिखाई पड़ रहा है। वहीं समलैंगिक शादी की मान्यता जो है उसको सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया है। तो संवैधानिक पीठ का जो 5 जजों का एक मत का ये फैसला था, उन्होंने कहा कि ये विधायिका का अधिकार है और इस पर सुप्रीम कोर्ट दखल नहीं देगा। शादी का अधिकार मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट नहीं है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि समलैंगिक लोग बच्चा गोद नहीं ले सकते। गोद लेने का, जैसे मैंने आपको जो मुद्दा था मैंने बताया, 3-2 से इसके हक में फैसला नहीं दिया गया। समलैंगिकों के अधिकार की पहचान के लिए कमेटी बनाई जाए, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है। कुछ कानूनी अधिकार, सामाजिक सुरक्षा और लाभ जो हैं वो समलैंगिकों को जरूर मिले। उत्तराधिकार पर विचार करें और साथ ही साथ संयुक्त बैंक खाते खोलने का जो अधिकार है वो भी इनको दिया जाए। बीमा पॉलिसियों में भागीदार नियुक्त करने का अधिकार भी इनको दिया जाए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। पर इस पर भी फैसला जो कमेटी है उसे करना होगा। समलैंगिक शादी पर जो फैसला है वो बहुमत की राय थी। अल्पमत और बहुमत की राय क्या थी? शादी का अधिकार नहीं है। शादी का अधिकार जो है सिविल यूनियन का अधिकार नहीं है, सिर्फ कानून से संभव है सिविल यूनियन का अधिकार। बच्चा गोद लेने का अधिकार नहीं। बच्चा गोद लेने का अधिकार जो है अपना साथी चुनने का जो अधिकार, ट्रांसजेंडर से शादी करने का अधिकार, ट्रांसजेंडर को शादी करने का अधिकार, ये सारे जो अधिकार हैं इस कानून बनाकर ही पास किए जा सकते हैं। अब इस पर जब से ये फैसला आया है, क्या इस पर अभी तक कुछ रिएक्शन आए हैं? जरा आपको वो सुनवाते हैं। नेचुरली बहुत डिसअपॉइंटमेंट तो है ही है, क्योंकि मैं सोच रही थी, मुझे नहीं लगा कि राइट टू मैरी होगा इतनी जल्दी, पर मुझे लगा कि सिविल राइट ज़रूर कहीं ना कहीं लोगों को मिलेगा, वो भी नहीं हुआ। शायद एक चीज़ जो हुई है, इन्होंने डिस्क्रिमिनेशन का जो डेफिनेशन है वो थोड़ा अच्छे से डिफ़ाइन किया है, उसमें चेंज लाए हैं। पर नहीं तो बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट है और रहेगा कम्युनिटी वालों के लिए भी बहुत डिसअपॉइंटिंग। Of course, I think the petitioner side would all be disappointed. However, I think that the judiciary has taken a cautious approach. Hopefully, these will provide good guidance to the legislature as and when it does decide to take a step in the right direction as far as we are concerned. वहीं समलैंगिक समुदाय के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अपना जो एक डिसअपॉइंटमेंट है वो जताया है। हिमांशु और विक्रांत से हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला ने बात की, आपको वो सुनवाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद में हमारे साथ में विक्रांत और विस्मय हैं, 2 लोग हैं जो कि आज बहुत उम्मीदों के साथ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। विस्मय, सबसे पहले आपसे बात करूंगा, क्या उम्मीदों पर खरा उतरा सुप्रीम कोर्ट? 100% तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मतलब आज हमारा मैरिज इक्वालिटी का सुनवाई थी, सो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि कुछ डेफिनेटली अच्छा ही आएगा।
बट जो रिकमेंडेशंस भी आए हैं होपफुली लाइक कहीं ना कहीं मेंटली उसके लिए भी प्रिपेयर्ड थे कि ऐसा नहीं है तो लाइक डेफिनेटली इट विल गो टू पार्लियामेंट पे जाएगा, वहाँ पे सब्जेक्ट टू डिस्कशन है, कैबिनेट्स एंड कमिटी जो कि रिकमेंडेशन आए वो होगा। बट डेफिनेटली कुछ अच्छे चीज़ भी आए हैं, जैसे एडॉप्शन वाली बात उठी है। अभी ये संवैधानिक मान्यता शादी को नहीं दिया है, तो क्या लगता है आपको कि अभी और लाइफ में स्ट्रगल है? आई थिंक चीज़ों को बनने समझने में टाइम लगता है। आई थिंक सोसाइटी अगर इवॉल्व होती है तो नज़रिया ऑटोमेटिकली बदल जाता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि सोसाइटी उस तरह से चेंज हो और उस हिसाब से लॉ आए ताकि वो सोसाइटी के जो राइट्स है उसको एम्ब्रेस कर सकें। मुझे एक तरह से लगता है कि बहुत अच्छा है, लाइक 2009 से अगर आप बात करें जब वो डिक्रिमिनलाइज कर दिया, फिर 2013 में क्रिमिनलाइज कर दिया, फिर 2018 में फिर डिक्रिमिनलाइज कर दिया, एंड आप इस साल इंडिया ने 5 साल मतलब मनाया उस एक हिस्टोरिक जजमेंट को। तो इफ़ यू लुक एट दैट इन अ पॉजिटिव सेंटिमेंट तो बहुत कुछ है इनफैक्ट बट बहुत कुछ हो सकता है इनफैक्ट एंड लोग बोलते हैं कि एक पेंडोरा बॉक्स खड़ा होगा कि अगर हम शादी के लिए कर देंगे तो डिवोर्स के लिए भी करना पड़ेगा। बहुत सारी जेंडर आइडेंटिटीज़ हैं, उसको हम कैसे एड्रेस करेंगे। बट द थिंग इज़ ये आज नहीं तो कल तो ये आपको बात करनी होगी ना। भारत में LGBTQ अधिकारों के लिए खुलकर आवाज उठाने वाले फिल्म निर्माता ओनीर दर से हमारे सहयोगी प्रशांत सिसोदिया ने बात की, वो भी आपको सुनवाते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और सेम सेक्स मैरिज पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है और हमारे साथ इस पर बात करने के लिए हैं ऑनर एक डायरेक्टर हैं और डायरेक्टर के साथ साथ राइटर एंड प्रोड्यूसर भी हैं। ऑनर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सबसे पहला सवाल तो मैं यही पूछूंगा कि ये जो फैसला आया है, आपको इसी तरह के फैसले की एक्सपेक्टेशन थी या कुछ और आप उम्मीद कर रहे थे? मुझे उम्मीद कुछ और था, डर भी था, एंक्शस भी था, लेकिन उम्मीद था कि जस्टिस चंद्रचूड़ विल लीव अ लेगेसी, क्योंकि उन्होंने डिक्रिमिनलाइजिंग की भी एक फैक्टर था, इम्पोर्टेंट पर्सन था जो प्रोसेस पे। और बहुत ही उम्मीद था कि सुप्रीम कोर्ट इस बार, जैसे जब शुरू हुआ रीडिंग, इतने अच्छे बातें उन्होंने बोला, इतने अच्छे ऑब्जर्वेशंस फॉर द पुलिस डिपार्टमेंट, हाउ टू डील विद सेम सेक्स कपल उन्होंने पास किया। उन्होंने स्ट्राइकिंग डाउन ऑफ कारा, जिस पे सेम सेक्स कपल अभी अडॉप्ट कर सकते हैं बच्चे, एक्सेप्टिंग ट्रांस मैन और ट्रांस वुमेन का वेडिंग, ये सब बहुत ही प्रोग्रेसिव इम्पॉर्टेंट डिसीशंस था जो लाइफ्स को चेंज करते हैं, हमारी ज़िंदगी को असर करता है। लेकिन जब असली मुद्दे पे आया तो वो उन्होंने लेजिस्लेटिव पे छोड़ दिया। वो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग था, क्योंकि मालूम है लेजिस्लेटिव जैसे 377 के बारे में भी कुछ नहीं किया। सिमिलरली उनका अभी तो गवर्नमेंट was the one opposing, उन्होंने तो अपोज कर रहा था सेम सेक्स मैरिज, और वही दुख है क्योंकि अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर लोग तो खुद के, उनका जो पार्लियामेंट में उनका खुद का अवेयरनेस नहीं है अबाउट LGBTQI। बहुत सारे उनका जो आर्ग्यू कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट पे, वो बोलता है ये बाहर का कॉन्सेप्ट, तो उनको खुद अपने देश की हिस्ट्री, अपने देश की कल्चर मालूम नहीं है। फिर अब बात करते हैं कि यहां तक जो लड़ाई पहुंची है, इसके क्या पड़ाव रहे हैं समलैंगिकों के लिए। भारत में समलैंगिकता का कानून की जो लड़ाई है वो नई नहीं है। 2009 में दिल्ली हाईकोर्ट ने समलैंगिकता का को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया था। ये कॉलोनियल टाइम से, यानी कि अंग्रेजों के समय से अपराध की श्रेणी में आता था। 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को पलट दिया था। फिर 2016 में धारा 377 को लेकर 5 याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट फिर गए। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एक मत से धारा 377 के हिस्से को अपराध की श्रेणी से बाहर रख दिया था। 377 का हिस्सा समानता के अधिकार का उल्लंघन है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने तब कहा था। नवंबर 2022 में अगर हम बात करें तो समलैंगिक जोड़ों को सुप्रीम कोर्ट वो पहुंचे थे। स्पेशल मैरिज एक्ट को जेंडर न्यूट्रल करने की उन्होंने याचिका लगाई थी। 17 अक्टूबर 2023 को समलैंगिक शादी को मान्यता से सुप्रीम कोर्ट ने, यानी कि आज, इनकार कर दिया है। तो ये अभी तक की पूरी एक कहें तो हिस्ट्री रही है अधिकारों को लेकर जो लड़ाई है। वहीं समलैंगिक विवाह को मान्यता देने से इनकार करते हुए जो सुप्रीम कोर्ट ने आज जो बात कही है, उसको लेकर अगर आप कुल मिलाकर देखें तो ऐसा लग रहा है कि कुछ
आगे बढ़े हैं। सरकार ने गेंद जो है वो अब सरकार के पाले में, कोर्ट ने गेंद जो है सरकार के पाले में, विधायिका के पाले में, पार्लियामेंट के पाले में डाल दी है। तो अब ये देखना होगा कि कब तक ये समान अधिकार की बात जो है वो इस श्रेणी को भी मिलेगी। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और 3 दिसंबर को चुनाव के नतीजे आएंगे। सभी दल चुनाव जीतने के लिए पूरे जुगत बढ़ाने में लगे हुए हैं। जनता का वोट हासिल करने के लिए हर रास्ता अपनाया जा रहा है। आज कांग्रेस ने अपने वादों की लिस्ट जारी की। इसका नाम कांग्रेस ने वचन पत्र दिया है। इसके साथ ही कांग्रेस ने कहा कि कांग्रेस आएगी, खूबसूरती लाएगी, नारा भी आज रिलीज किया गया। क्या क्या प्रमुख बातें हैं, जरा इस पर नजर डाल लेते हैं। पहले कांग्रेस का वचन पत्र में 500 रुपए में घरेलू गैस, 100 यूनिट बिजली माफ, 200 यूनिट आधे यानी कि 200 यूनिट बिजली हाफ का नारा दिया गया है। पुरानी पेंशन योजना 2005 से लागू की जाएगी। लड़कियों की शादी के लिए 1,01,000 रुपए की मदद की जाएगी। मेरी बिटिया रानी योजना में जन्म से शादी तक 2,51,000 रुपए लोगों को दिए जाएंगे। किसानों को गेहूं जो है वो 2,600 रुपए से बढ़ाकर 3,000 रुपए प्रति क्विंटल उनकी खरीद की जाएगी। खेत जोड़ो मध्य प्रदेश जोड़ो मिशन से जोड़ा जाएगा खेत, गांव और मंडी को। सहकारी क्षेत्र में दूध की खरीद जो है वो 5 रुपए प्रति लीटर बोनस सरकार, अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार आती है तो वो देगी। खेतिया श्रमिकों का परिवार सहित 25 लाख रुपए का बीमा भी कराएंगे कमलनाथ। 2 लाख सरकारी पदों में भर्ती की जाएगी। मध्य प्रदेश जांच आयोग का गठन किया जाएगा। बेरोजगारों को 1,500 रुपए से 3,000 रुपए तक आर्थिक सहायता मिलेगी। प्रतियोगी परीक्षा शुल्क में 100% की छूट भी दे दी जाएगी। साथ ही साथ कांग्रेस ने यह भी कहा कि गरीबी रेखा का नया सर्वे कराएंगे, जातिगत जनगणना भी कराएंगे। खुशहाली के लिए खुशहाली मिशन का आरंभ किया जाएगा। तो वादों का पूरा पिटारा खोल दिया गया है। पर यह मत समझिए कि सिर्फ कांग्रेस ऐसा कर रही है। इस पर बीजेपी ने भी अपना, इससे पहले शिवराज सिंह चौहान ने भी जमकर जो खजाना है उन्होंने भी खोला हुआ है। अब इस पर जो बीजेपी का जो मिशन मध्य प्रदेश है, लंबे समय तक मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार रही, लेकिन कह रहे हैं अब शिवराज सिंह चौहान कि जो लंबे समय तक जो प्रदेश में रहे हैं लोग, लेकिन उनके पास जमीन नहीं है, उनको जमीन दे देंगे हम। लाडली योजना में जो मासिक लाभ है उसको जो है चरणों से बढ़ाकर 3,000 रुपए तक कर देंगे, मतलब धीरे धीरे बढ़ाकर 3,000 रुपए तक ले आएंगे। जिन महिलाओं को अभी लाडली योजना का लाभ नहीं मिल रहा है उन्हें शामिल किया जाएगा। इस साल मार्च से लाडली योजना की शुरुआत की गई है। मात्र जो महिलाएं हैं, महिलाओं को 1,250 यानी कि 1,250 रुपए महीना मिलते हैं। अब लाडली बहना उज्ज्वला लाभार्थियों को 450 रुपए में, कमलनाथ अगर 500 में देंगे तो शिवराज सिंह चौहान 450 रुपए में सिलेंडर दे देंगे। सीखो कमाओ योजना की शुरुआत की जाएगी। 12वीं में टॉप करने वाले छात्राओं को स्कूटी भी देंगे मामा। लोगों को भ्रमित कर वोट लेने की कांग्रेस की नीति है, कोशिश है, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया है। तो अब शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ ने जो कमरबंद बिल्कुल तैयार खड़े हैं, उन्होंने क्या क्या इस पर कहा, जरा आपको पहले वो सुनवा देते हैं। कांग्रेस का वचन पत्र नहीं, ये झूठ पत्र है। 5 साल पहले भी उनने 900 से ज्यादा वचन दिए थे जनता को, उनमें से 9 भी पूरे नहीं किए। एक नहीं अनेकों वचन दिए थे, सारे के सारे झूठे निकले और आज फिर महा झूठ पत्र प्रस्तुत कर दिया। इस झूठ पर अब जनता भरोसा नहीं करने वाली। जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। अरे हम तो जो नहीं कहते वो भी करते हैं। कांग्रेस पार्टी के वचन पत्र के लिए हमें 9,000 से अधिक सुझाव आए। 9,000 से अधिक सुझाव आए। अब सब सुझाव का अपना महत्व है। सब सुझाव मेरे लिए कीमती सुझाव थे। हमारे वचन पत्र में आम जन से जुड़े 59 मुख्य विषय हैं को शामिल किया गया है।
वचन पत्र में 225 मुख्य बिंदु हैं और 1290 वचन हैं। मेरे सहयोगी अनुराग द्वारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुराग, जैसे जैसे चुनाव की डेट नजदीक आ रही है, ऐसा लग रहा है कि लोगों के लिए दिवाली पूरे मतलब पिटारा खोल दिया गया है। एक के बाद एक दोनों तरफ से होड़ लगी हुई है, कौन ज्यादा लोगों को लुभा ले मुफ्त 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 की सेल लगा के। बिल्कुल अंकित, और देखिए कई सारी बातें अगर आप देखेंगे तो पड़ोसी छत्तीसगढ़ से, जैसे कि 2 रुपये में गोबर खरीदना या तमाम और ऐसी कई बातें हैं जो मैं देख रहा था कि जो ऑलरेडी कुछ और कांग्रेस शासित राज्यों में चल रही है स्कीम्स वहाँ के लिए, और कुछ ऐलान पहले भी किए थे। मध्य प्रदेश की आईपीएल की टीम बनेगी, ये भी बहुत मज़ेदार बात है। और मुझे याद है जब पिछली दफ़े भी बेरोज़गारों को बेरोज़गारी भत्ता देने की बात हुई थी और कांग्रेस 15 महीने शासन में रही थी, और जैसा हम करते हैं कि अमूमन किसान बेरोज़गार इनकी बात करते हैं, और दूसरे महीने में कांग्रेस के पास पहुँच गए थे कि आपके वचनों का क्या हुआ। तब हमसे कहा गया था अभी तो हम 5 साल के लिए सरकार में आए हैं। पड़ोसी छत्तीसगढ़ में भी लगभग ऐसा ही हुआ है। बेरोज़गारों से कहा गया था कि आपको बेरोज़गारी भत्ता देंगे, और चौथे साल में जाकर बजट में उसका प्रावधान किया गया है, क्योंकि अक्सर सरकारें फिर कह देती है सरकार तो हमने 5 साल के लिए बनाई है। बहरहाल ये कांग्रेस के अपने वायदे हैं। कांग्रेस का कहना है कि उनको 1000 या पता नहीं जितने भी सुझाव मिले हों। बीजेपी भी अपने वायदों में पीछे नहीं है। अगर लाडली बहना के आप पूरे प्रदेश में होर्डिंग देखेंगे तो 1250 से बार बार कहा गया है कि 3000 रुपये हम देंगे। कांग्रेस एक और बात कह रही है कि 2600 रुपये में वो गेहूं और 2500 रुपये में धान की खरीदी करेंगे। ज़रा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जाकर आप पता कर लीजिए कि गेहूं कितने रुपए में खरीदी हो रही है और कितने अंतर्राष्ट्रीय नियमों से हम बंधे हुए हैं। बहरहाल उसको भी छोड़ दीजिए। आप सिर्फ यही पता कर लीजिए कि मध्य प्रदेश में अगर 3000 रुपये लाडली बहना के तहत सरकार देने लगती है तो 45,000 करोड़ रुपए। अनुराग, एक सेकंड आपको रोक रहा हूं। इस वक्त सीधे चल रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है वो वहीदा रहमान जी को दिया जा रहा है। महामहिम राष्ट्रपति इस सम्मान से उन्हें नवाज रही हैं। ये सीधी तस्वीरें आ रही हैं, आपको जरा थोड़ी तस्वीरें दिखाते हैं। चली जा रही है। वहीदा रहमान जी दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित। This hall undoubtedly is replete with not only applause but the immense love that the entire nation, including the film industry, will continue to have for one and only and very iconic Wahida Rahman ji. Piya to se naina lage re ma'am continues to live across many generations. We want to tell you that, and your smile takes it all. मशहूर अभिनेत्री वहीदा रहमान को दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से इस वक्त बातचीत करते हुए वहीदा रहमान, इनके काफ़ी जिसे कहते हैं अंग्रेजी में आइकॉनिक, बहुत प्रसिद्ध इनकी फिल्में हैं, गाने हैं, और एक ज़माने में जिसको हाउस होल्ड नेम यानी कि हर जर उनको जाना जाता था, पहचाना जाता, अभी तक उनकी फिल्मों को याद किया जाता है। मंत्री जी आपका बहुत बहुत आभार। और अब मैं हम सब की प्रिय वहीदा जी से सादर आग्रह करूंगी कि कृपया इस अवसर पर अपने उद्गार हमारे साथ साझा करें। जोरदार तालियों से स्वागत करें वहीदा जी का। Thank you. Honorable Minister अनुराग ठाकुर जी और सारे जूरी मेंबर्स का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। उन्होंने मुझे अवार्ड दिया। आई फील वेरी ऑनर्ड, वेरी हम्बल्ड। मगर आज जहाँ जिस मुकाम पे मैं खड़ी हूँ, ये सारा मेरी प्यारी इंडस्ट्री की वजह से है। मुझे लकीली बहुत अच्छे टॉप डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, फिल्म मेकर्स, टेक्नीशियंस, राइटर्स, डायलॉग राइटर्स, म्यूजिक डायरेक्टर्स और संगीतकार सबका बहुत सहारा मिला, बहुत इज्जत दी, बहुत प्यार दिया। और आखिरी में मेकअप आर्टिस्ट, हेयर और कॉस्ट्यूम बनाने वालों का भी बहुत हाथ होता है। इसलिए ये मैं अवार्ड अपने फिल्म इंडस्ट्री के सारे डिपार्टमेंट के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे शुरू दिन से बहुत इज्जत दी, बहुत प्यार दिया और बहुत सपोर्ट किया। कोई भी एक इंसान
एक पूरी पिक्चर नहीं बना सकता। उन सबको हम सब की ज़रूरत होती है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो वहीदा रहमान को दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया है और इस वक्त वो अपना संबोधन कर रही थी, उन्हें धन्यवाद दे रही थी जूरी को और साथ ही साथ बताते हुए कि फिल्म इंडस्ट्री में कितनी मेहनत के बाद उनको ये जगह मिली है। चलिए वापस आते हैं। हम बात कर रहे थे मध्य प्रदेश की और मध्य प्रदेश पर ये जो सेल अब लगी है इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी साहब जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आशीष रंजन साहब जुड़ रहे हैं, को-फाउंडर हैं datalock.in के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। हर्षवर्धन जी, सबसे पहले आपसे ही पूछना चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट तक ने टिप्पणी कर दी, प्रधानमंत्री जी ने रेवड़ी की श्रेणी में रखते हैं, लेकिन बीजेपी हो या कांग्रेस दोनों एक दूसरे के ऊपर गिर रही हैं कि हम ज्यादा कर देंगे। तो जनता के हित की बात ये समझ रहे हैं आप या मुफ्त वोट लेने की बात समझ रहे हैं आप? देखिए अंकित, मुझे लगता है कि हर कोई जानता है कि मुफ्त की योजना यानी अनप्रोडक्टिव स्कीम्स जो होगी वो किसी के हित में नहीं है। लेकिन चुनाव के समय अगर उससे कुछ वोट हासिल किए जा सकते हैं तो नेता कहता है ठीक है भाई, हम देश का और किसी और का हित बाद में देखेंगे, पहले जरा अपना हित देख लेते हैं। मध्य प्रदेश ही नहीं, देश के किसी राज्य के चुनाव आते हैं तो उसी तरह की स्थितियां बनती हैं। अभी कांग्रेस ने जो कुछ कहा है उसमें से कोई भी एक मॉडल वो अपने जिस राज्य में सत्ता में रहे उसको लागू कर पाए हैं तो उसका जवाब नहीं भी आता है। और यही वो जगह आती है जहां ये सवाल बड़ा हो जाता है कि क्या नेता चुनाव के वक्त वो वादे कर देंगे, वो वचन दे देंगे, वो घोषणाएं कर देंगे जिसको जमीन पर उतारना उनके सरकारी खजाने के बूते में नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि अगर किसी राज्य में उस स्थिति में सरकार पहुंच जाए और उसके बाद उसके खजाने में यानी आम लोगों की जरूरत, नौजवानों का रोजगार, किसानों की उनकी उपज की सही कीमत, इंफ्रास्ट्रक्चर पर उसके बाद अगर उसके पास पैसे बचे तो वो कुछ भी काम कर सकती है। वेलफेयर स्टेट का काम ही यही है। लेकिन अगर ये सब ना हो पाए और वो करे, और उसका बड़ा उदाहरण कर्नाटक है जहां उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के हवाले से खबरें आई थी अखबारों में कि उन्हें विधायकों को कहना पड़ा कि भाई अब फंड के लिए अभी नहीं आना क्योंकि हमें 5 गारंटी पूरी करनी है। इससे बड़ा उदाहरण कुछ हो नहीं सकता है। पर ये बात जो है, ये जैसे आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हर पार्टी पे लागू होती है। मध्य प्रदेश ने अभी हजारों करोड़ रुपए का लोन लेकर ये जो योजनाएं मार्च से शुरू करी हैं, चाहे लाडली बहना हो, चाहे दुनिया भर की जो योजना हो, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी उसी बिल्कुल पैमाने पर चल रहे हैं। चाहे एमपी हो या राजस्थान, वहां की सरकारें ऋण ले लेकर अपनी ये योजनाएं हैं, ये जो फ्री का देने का जो कोशिश की जा रही है, ऋण ले लेकर पिछले 6 महीनों में पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, निश्चित तौर पर। और देखिए, शिवराज सिंह चौहान भी उसमें पीछे नहीं है। यहां एक बात जरूर है जिसको मैं कहूं कि डिफरेंशिएट करूंगा कि शिवराज सिंह चौहान की कई योजनाएं हैं जो सचमुच जिसको हम एम्पावर करने के लिए कहते हैं, चाहे आप भावांतर की बात करें या लाडली योजना की। लेकिन जब आप चुनाव आते एकदम से सरकारी खजाना खोल देते हैं और कहते हैं कि हम अपनी बहनों के खाते में और ज्यादा रकम डालेंगे, तो ये एक होड़ सी होती है, एक मुकाबला है। उनको लगता है कि कहीं कांग्रेस और लोक लुभावन वादे करके उनसे सत्ता छीन न ले। लेकिन अंत में तो ये वाली राजनीति देश के लिए, राज्य के लिए, लोगों के लिए खतरनाक है। आशीष रंजन जी, ये एक बड़ी विकट समस्या है क्योंकि ये सारी योजनाएं जो हैं, जो सरकार में हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश में हो चाहे राजस्थान में हो, उनको बिल्कुल चुनाव से 6 महीने पहले ही याद आती हैं। अगर ये इतनी बढ़िया योजनाएं हैं तो 4.5 साल से तक क्यों नहीं दोनों राज्यों में ये लागू हुई? और इसी होड़ को कांग्रेस भी अब पूरा करता दिखाई पड़ रही है। कितना फर्क पड़ता है? आप जमीन पर हैं, आप जगह जगह घूमते हैं, क्या वोटर्स को इन्हीं योजनाओं से अपनी तरफ खींचा जा सकता है? कितना फर्क पड़ता है वोटर्स को इन योजनाओं का? देखिए, धन्यवाद अंकित जी। 2 बातें। एक तो आप जो कह रहे हैं जमीन पे, मैं खांडवा में ही हूँ मध्य प्रदेश में। पहले इन चीजों को समझने के लिए, चुनाव और जो स्कीम्स लॉन्च होते हैं उसको समझने के लिए, इसके जो चुनावी राजनीति है उसके 3 सिद्धांत को समझना बहुत जरूरी है। पहला क्या है? राज्य और नागरिक, जिसको वोटर कहते हैं, उसका बीच जो संबंध है वो 3 चीजों पर आधारित होता है। पहला, जो डिमांड करता है नागरिक राज्य से और राज्य का दायित्व या कर्तव्य है, वो ये है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। मध्य प्रदेश के दृष्टिकोण से देखेंगे तो मोटा मोटी यहाँ लॉ एंड ऑर्डर सही है। मैं कुछ चीजें होते रहती है, ऐसा नहीं है कि अपराध बिल्कुल खत्म हो गया, लेकिन मोटा मोटी और राज्य की तुलना में देखेंगे तो बेहतर है। दूसरी, जो राज्य का सबसे बड़ा कर्तव्य होता है, दूसरी बड़ी कर्तव्य और नागरिक का अधिकार होता है,
वो ये है कि राज्य इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे, जिसको आप सड़क, बिजली, पानी, आवास, ट्रांसपोर्ट, इन सब की बात करते हैं, उस पे इन्वेस्टमेंट करने का। तो आप मुझसे नहीं, कई और लोगों से भी बात करेंगे, पिछले 20 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर, खासकर रोड पे, बिजली पे, पानी पे चीजें सरकार ने लगाई है, पैसे लगाए। तीसरी जो बड़ी चीज है, वो राज्य का जो काम है, वो ये होता है कि नौकरी या जो काम के जो अवसर को उपलब्ध कराना। और ये सिर्फ मध्य प्रदेश पे लागू नहीं होता, कई और राज्यों को देखिए, पिछले कुछ सालों में रोजगार के मामले में चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, वो कहीं ना कहीं एक तरीके से फेल रही है या एक स्टैग्नेंट चीजें आ गई है। तो अब उसमें बचता क्या है? बचता ये है, उपाय यही बचता है कि आप नागरिक जो वोटर होते हैं उसके एक्सपेंसेस को कम करते हैं या उसको इंसेंटिव देते हैं। ये एक सैद्धांतिक पहलू है। दूसरा जो आपका सवाल का जो दूसरा पक्ष था, वो ये है कि जो वोटर पे असर पड़ता है। डेफिनेटली जब आप रोजगार नहीं दे पाएंगे या उनको कमाने का साधन उपलब्ध नहीं कर पाएंगे, तब वो सरकार से या पार्टी से यही उम्मीद करेंगे कि कैसे उनके एक्सपेंसेस का बचत हो और वो जो अपना लाइफ स्टाइल जो है उनका थोड़ा सा उसमें सुधार हो। तो अब हर एक पार्टी, अमूमन बीजेपी अमूमन पहले ऐसा नहीं करती थी, लेकिन मध्य प्रदेश में तो साफ तौर पे अभी हमारे से पहले जो स्पीकर थे उन्होंने भी बताया, और सर्वविदित चीजें है कि वो प्रोवाइड कर रही है, क्योंकि अब विकल्प नहीं बच रहा है सरकार के पास। और अनलेस जब तक कि एम्प्लॉयमेंट का जो शिक्षा, स्वास्थ्य के बाद जो नौकरी का जो चीज है, जब तक एम्प्लॉयमेंट पे कोई भी सरकार एक मजबूत नीति नहीं बना के लेके आएगी, मैनिफेस्टो की बात हो रही थी, जब तक एक मजबूत मैनिफेस्टो नहीं बना के आएगी, तब तक किसी भी पार्टी के पास कोई विकल्प नहीं है। चाहे लोन दे के रहिए, नहीं तो फिर आपको जनता की नाराजगी झेलनी ही पड़ेगी। और इसीलिए आप देखेंगे यहाँ पे मध्य प्रदेश के संदर्भ में बोथ बीजेपी और कांग्रेस दोनों वही चीजें कर रही हैं, पैसे का। अब ये देखना होगा कि जनता को किसके वादों में ज्यादा दम नजर आ रहा है, जो अभी उनके खाते में ऑलरेडी पैसा पहुंचा रहा है, या जो उनको ये विश्वास दिला रहा है कि अगर हम आए तो हम आपको ये सब सुविधाएं देंगे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, माफ कीजिएगा वो ब्रेकिंग न्यूज की वजह से थोड़ा समय मुझे इस पर कम मिला। इस पर चर्चा हम करते रहेंगे। छोटा सा एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक लेके वापस आ रहे हैं। आज इजराइल गाजा जंग का 11वां दिन है। इस बीच वहां से जो खबरें आ रही हैं, पहले आपको बता दें, लेबनान में हिजबुल्ला के ठिकानों पर इजरायली सेना ने बमबारी की है। आतंकी और सैन्य ठिकानों पर बम बरसाए। हमले में कई इमारतें तबाह हुई है, ऐसा इजराइल का दावा है। सोमवार को इजराइल की ओर से दागे गए थे कई रॉकेट, इजराइल की ओर दागे गए थे कई रॉकेट। इसी के जवाब में आज इजराइल ने कार्रवाई की है। वहीं इजराइल गाजा युद्ध के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन कल इजराइल का दौरा करेंगे। इस दौरान इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से वो बात करेंगे और उसके बाद राष्ट्रपति बाइडेन जॉर्डन भी जाएंगे। इसकी जानकारी कल अमेरिका के विदेश मंत्री ब्लिंकन ने दी थी। महाराष्ट्र के पुणे बेंगलुरु हाईवे पर भीषण हादसा हुआ। एक ट्रक के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद उसमें आग लग गई। हादसे में 2 बच्चों समेत 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हैं। वहीं मेरठ के लोहिया नगर इलाके में एक बिल्डिंग में विस्फोट होने के बाद 4 लोगों की मौत हो गई और 6 लोग इसमें घायल हुए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डीएम ने घटनास्थल का दौरा किया और कहा कि बिल्डिंग में साबुन बनाने की एक फैक्ट्री थी, जिसके चलते जो आग है, जो आगे की जांच जो है वो अब की जा रही है। आज के लिए सवाल इंडिया का में इतना ही। खबरों का सिलसिला टीवी इंडिया पर जारी है, बने रहिए हमारे साथ।